सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGroup.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Foreign Information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 31 मार्च के इतिहास पे और चर्चा करेंगे हिस्ट्री गुरु से, जिस चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं। तो उनका स्वागत करेंगे इस सेशन में और चलेंगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि व्हाट आर द हिस्ट्री इवेंट्स ऑफ 31st of March and here comes the first one. 1889 was the year when Eiffel Tower officially opened in Paris. तो बात अगर हो रही है यहाँ पे तो पेरिस में आईफल टावर की ही बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिशियली ओपन हुआ था ये सबके लिए। बिल्कुल, अगर व्यूअर्स यहाँ पर बात करें आईफिल टावर, किसी भी बात करें परिचय का मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आईफिल टावर दुनिया की जानी मानी बेशुमार पर्यटक स्थलों की बात करें, फेवरेट साइट्स की बात करें, फेमस साइट्स की बात करें, उनमें से एक है। 1889 आज ही के दिन आईफिल टावर को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया था जनता के लिए, पब्लिक के लिए। तो बिल्कुल आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पेरिस के लिए और खुद आईफिल टावर के लिए भी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। बात करें कि द आईफिल टावर इज डेडिकेटेड इन पेरिस इन अ सेरेमनी प्रिसाइडेड ओवर बाय द गस्टेव आईफिल। अगर हम बात करें कि आज ही के दिन एक पर्टिकुलर सेरेमनी का आयोजन किया गया था पेरिस में, किसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो गस्टेव आईफिल की अगर हम बात करते हैं, द टावर्स डिजाइनर। जी हाँ, आईफिल टावर के जो डिजाइनर थे उनका नाम था गस्टेव आईफिल। तो उनके नाम पर ही इस पर्टिकुलर टावर को हम आईफिल टावर कहते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है अपनी फेमस साइट्स के लिए, अपनी सुंदरता के लिए। तो बिल्कुल आज का जो इवेंट है कहीं ना कहीं पेरिस के लिए काफी फेमस रहेगा और दुनिया के जो पर्यटक हैं जो कि इन जगहों पर घूमने के लिए पसंद करते हैं उनके लिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडे सेक्शंस की बात करें। 31st of March को किसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है? तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव येट दैट इज गुरु अंगद देव जी। 1504 was the year, 31st March was the date when गुरु अंगद देव जी was born। और अगर हम बात करें तो हमने हाल ही में इनके निधन की चर्चा की थी कुछ ही दिनों पहले के सेशन में एंड यस टुडे वी हैव दिस पर्सनालिटी विद अस इन द बर्थडे सेक्शन। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रीवियस 29th of March को जो सेशन हुआ था उसमें हमने डेथ पर्सनालिटी के तौर पर इनका डिस्कशन किया था। उसी डिस्कशन को मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि जी हाँ, आप भूलिएगा मत, 31 मार्च 1504 को इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, सिखों के हम सभी जानते हैं कि 10 धर्म गुरु हैं, उसमें से जो दूसरे नंबर के धर्म गुरु थे वह थे गुरु अंगद देव साहब। और मैंने इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन भी किया था कि इससे पहले जो गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी और इसके बाद जिन्होंने इनका स्थान लिया उनका नाम था गुरु अमरदास जी। तो जी हाँ, सिखों के 10वें अगर हम दूसरे धर्म गुरु की बात करें, गुरु अंगद देव जी का आज ही के दिन 1504 में जन्म। बिल्कुल, आगे बात करें अगर तो वी हैव मीरा कुमार। 1945 वाज द ईयर, 31st मार्च वाज द डेट व्हेन मीरा कुमार वाज बोर्न। तो कहीं ना कहीं सर इनकी फोटोग्राफ ही हमें बता रही द स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल, अगर हम बात करें फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा, जी हाँ, पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी अगर मीरा कुमार की अगर हम बात करें। आज ही के दिन 1945 में अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था पटना में। जी हाँ, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। आज इनका बर्थडे है। इनके बारे में कुछ और चीजें भी डिस्कशन करना चाहूंगा जो कि इनके पॉलिटिकल यूं कहूं कि राजनीतिक कैरियर के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट रहे। सी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, हम सभी जानते हैं, एंड अ 5 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर 5 बार चुनी जा चुकी हैं। शी वाज इलेक्टेड unopposed as the first woman speaker of Lok Sabha and served from 2009 to 14। सन 2009 से लेकर सन 2014 तक वह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के तौर पर कार्यरत रही और उन्हें जब चुना गया था तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया था, यानी कि यूं कहूं तो निर्विरोध चुनी गई थी पहली लोकसभा स्पीकर के तौर पर। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं राजनीतिक पर्सनैलिटी है। और इस समय भी अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह भी एक महिला है जिनका नाम है सुमित्रा महाजन। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, देखते हैं डेथ पर्सनालिटीज की किनकी पुण्यतिथि होती है आज ही की तारीख में। तो यस वी हैव द फेमस कल्चरल पर्सनालिटी मीना कुमारी हु डाइड इन 1972। बिल्कुल, अगर हम बात करें मीना कुमारी की तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन इनके योगदान पर, इनके कैरियर बैकग्राउंड पर करना चाहूंगा। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं, खैर आज उनका डेथ है, अगर हम बात करें कि आज उनकी डेथ डे है, लेकिन इनका जन्म 1 अगस्त 1933 यानी कि 1933 को इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में। जी हाँ, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। सी वाज एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, हम सभी जानते हैं, और साथ ही साथ सिंगर भी थी और पोएट यानी कि कवित्री भी थी। एंड सी इज आल्सो नोन एज द ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी एक अलग ही निकनेम से पुकारा जाता था जो कि कहीं ना कहीं इनकी एक्टिंग की वजह से इन्हें ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। अगर इनके बारे में बात करूं, ड्यूरिंग अ कैरियर स्पेनिंग 30 ईयर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू हर डेथ, अगर उनके चाइल्डहुड से लेकर उनकी डेथ के लगभग 30 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, सी स्टेड इन मोर देन 90 फिल्म्स, यानी कि इन्होंने अपने
सिनेमा जगत में अपने सिनेमा कैरियर के दौरान करीब 90 फिल्मों में काम किया। तो बिल्कुल आज के दिन इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1972 में। बॉम्बे में ही इनका निधन हुआ था और बॉम्बे में ही ये जन्मी थी। बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आज ऐड ऑन होंगे। FYI क्वेश्चन बैंक के एक नए पेज में हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an e-commerce solution of National Payment Corporation of India, that is NPCI? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का एक ई वाणिज्य समाधान है? ऑप्शन की अगर हम बात करें ई पेमेंट यानी कि ई भुगतान, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें रुपे डेबिट कार्ड्स, अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें पेरू डेबिट कार्ड्स, और लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें पेरू ई पे। Definitely, so answer is option number B, रुपे डेबिट कार्ड। बिल्कुल, रुपे डेबिट कार्ड के तौर पर सरकार के संस्था के द्वारा पहली बार एक तरह से पेमेंट गेटवे प्रोड्यूस किया गया था, पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जी हाँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही रुपे जो कि पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया। Definitely, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does A stands for in ATM? ATM में A का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके आंसर्स आपके सामने। अगर मैं विकल्पों की बात करूं, विकल्प आपके सामने। फर्स्ट वन एटीएम की अगर हम बात करें, ए का जो अर्थ होना चाहिए, क्या ऑटोमेशन होना चाहिए, क्या ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्या ऑटोमेटेड होना चाहिए, या ऑटोमेशन होना चाहिए? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से हम एटीएम को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आप सभी से हमारे द्वारा क्या है। Which method is used by the banks to read code on checks? चेक पर कोड को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज OCR, नेक्स्ट वन इज OMR, थर्ड वन इज MICR एंड लास्ट वन इज LCR। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने सेशंस में इसका डिस्कशन पहले भी किया है एंड यस वी हैव द आंसर MICR। बिल्कुल, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर चेक्स पर एक कोड होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक सेंटर में बिल्कुल बिल्कुल इसके बॉटम सेंटर पर होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जी हाँ, फुल फॉर्म इसका रहेगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, और जिस पर्टिकुलर डिवाइस से इसको रीड किया जाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो कहीं ना कहीं चेक के क्लियरेशन में यह पर्टिकुलर कोड काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें लगभग 9 डिजिट्स होते हैं। डेफिनेटली बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVV? CVV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, नेक्स्ट वन इज कार्ड लिस्टेड वैल्यू, थर्ड वन इज कार्ड वेरीफाइड वैल्यू एंड लास्ट वन इज कार्ड विजुअलाइजेशन वैल्यू। सो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन की बात होती है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। बिल्कुल, आप सभी ने भी इसका यूज किया होगा और आप सभी के कार्ड पर CVV नंबर मेंशन होगा, जिसके लिए कहा जाता है कि आप ये किसी को दे मत, किसी को भी इस पर्टिकुलर CVV नंबर का कोड ना दे, जो कि सामान्यतः 3 डिजिट का होता है, जो कि अगर हम बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी हेल्पफुल होता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum amount of compensation that ombudsman can allow for a case referred to it? लोकपाल को भेजे गए एक मामले में मुआवजे की अधिकतम राशि क्या है जिसे वह अनुमति दे सकता है? ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें, फर्स्ट वन इज 2 लाख, नेक्स्ट वन इज 4 लाख, थर्ड वन इज 6 लाख एंड लास्ट वन इज 10 लाख। So answer definitely would be option number D, 10 लाख। जी हाँ, अगर आपको बैंक से कोई शिकायत है, बैंक से कोई समस्या है, तो आप बैंक के अधिकारी से बात कर सकते हैं, और अगर वहां पर आपको कोई संतुष्टि वाला आंसर ना मिले, आप उनके आंसर सेटिस्फाई ना हो, तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन यानी कि बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। और अगर बैंक इसमें दोषी पाया जाता है तो बैंक पर मैक्सिमम अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है बैंकिंग लोकपाल के द्वारा। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड ऑन, भारतीय बैंक संघ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट वन इज 1946 1946, 1948 1948, 1954 1954 एंड लास्ट वन इज 1957 1957। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1946। बिल्कुल, अगर हम भारत में जितने भी बैंक्स हैं, उनके जितने भी कर्मचारी हैं, और बैंकों का अपना एक यूनियन है जिसे हम इंडियन बैंक एसोसिएशन कहते हैं, जो कि अपनी मांगों को, अपने विचारों को और अपनी बातों को रखने का एक संगठन है, तो इसे 1946 में ही बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IFSC consists of 11 digits. The first 4 characters represent. IFSC 11 अंकों का होता है, पहले 4 अंक क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज ब्रांच कोड यानी कि शाखा कोड, नेक्स्ट वन इज बैंक आइडेंटिफायर कोड, थर्ड वन इज कस्टमर कोड यानी कि ग्राहक कोड, और लास्ट वन इज बैंक एरिया कोड यानी कि बैंक क्षेत्र कोड। डेफिनेटली, तो आंसर की अगर हम बात करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बैंक आइडेंटिफायर कोड। बिल्कुल, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की अगर हम बात करें तो 11 डिजिट्स का कोड होता है। इसमें जो शुरुआती 4 डिजिट होते हैं उसे हम बैंक आइडेंटिफायर कोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर SBI का कोड होगा तो यह SBIN से स्टार्ट होगा, अगर ये HDFC का कोड होगा तो यह HDFC से ही स्टार्ट होगा, यानी कि शुरुआत के जो 4 डिजिट होंगे और बैंक के आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं कि यह पर्टिकुलर कोड किस पर्टिकुलर बैंक का है। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A closed economy is an economy in which बंद अर्थव्यवस्था का एक अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शंस की बात करें, मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल, यानी मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करूं, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, यानी कि केवल निर्यात होता है। और आखिरी ऑप्शन की बात करूं, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, यानी कि ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है। So definitely answer is here option number D, neither exports nor imports take बिल्कुल place. बिल्कुल, अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो वहां से वस्तुओं को ना ही निर्यात किया जा सकता है ना ही आयात किया जा सकता है, यानी कि वह जो पर्टिकुलर इकोनॉमी रहती है वह अपनी चार दीवारी के अंदर ही रहती है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री कही जा सकती है जिसको हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पर कह सकते हैं, और ऐसा देश जहां पर आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है उसे हम ओपन इकोनॉमी के तौर पर कह सकते हैं, जैसे कि भारत। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the M in M banking stands for? M banking में M का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन क्या आपसे सामने है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। फर्स्ट वन इज मनी, नेक्स्ट वन इज मार्जिनल, थर्ड वन इज मैसेज, लास्ट वन इज मोबाइल। So answer is here option number D, mobile. बिल्कुल, बैंक की ब्रांच जाए बिना मोबाइल पर ही बैंकिंग की सारी सुविधाएं आप एम बैंकिंग के तौर पर ले सकते हैं, जिसको मोबाइल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ATMs operated by non-banking companies are called. गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा संचालित ATMों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन की अगर बात करें, ब्राउन लेवल एटीएम यानी कि BLAs, नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड टेलर्स यानी कि ATMs, थर्ड वन इज व्हाइट लेवल ATMs यानी कि WLA, एंड लास्ट वन इज पॉइंट ऑफ टर्मिनल यानी कि POT। So definitely answer would be option number C, white label ATM. जी हाँ, प्रीवियस सेशन में भी हमने व्हाइट लेवल ATMs के बारे में भी डिस्कशन किया था कि ऐसे बैंक जो कि नॉन बैंकिंग, ऐसे ATM जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं उन्हें व्हाइट लेवल एटीएम्स कहते हैं, और ऐसे बैंक जो बैंकों के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उन्हें BLA यानी कि ब्राउन लेवल एटीएम्स कहा जाता है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. Keep on commenting us and telling us your requirements so that we can work upon it. And yes, do share the video link so the maximum of the candidates can watch this video and get benefited by the history of the day. And subscription if not done yet, so do click on the subscription notification and become the subscribe viewer. बिल्कुल। For your information #FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।